लेकिन आज के अखबार में दो बहुत दिलचस्प खबरें देखने को मिली, तुरंत मन हुआ कि आपके साथ चर्चा करें। पहली खबर तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी के परम मित्र, वो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस की एक समांतर संस्था बनाने में जुट गए हैं और उसका नाम उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस रखा। और उसके लिए उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को भी निमंत्रित किया है, खत लिखकर, आइए आप हमारे बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य बनिए। पाकिस्तान को भी निमंत्रित किया है, तुर्की को भी निमंत्रित किया है, और भी कई देशों को निमंत्रित किया है। और साथ में ये भी है कि जो देश उसमें आना चाहें, जिनको वो निमंत्रित नहीं कर रहे हैं, तो अगर वो $1 अरब दे दें उन्हें, तो उन्हें सदस्य बना लिया जाएगा उसका, परमानेंट सदस्य। जी जी, परमानेंट स्थायी सदस्य बना। भारत स्थायी सदस्य नहीं होगा। भारत की सदस्यता के 3 साल बाद ट्रंप साहब उस पर विचार करेंगे, क्योंकि इस बोर्ड ऑफ पीस की जो नियंत्रणकारी पावर होगी, उसकी जो चेयरमैनशिप होगी, वो डोनाल्ड ट्रंप के पास होगी। डोनाल्ड ट्रंप ही तय करेंगे कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। तो एक तरह से वो सारी दुनिया के सीईओ बन जाना चाहते हैं और भारत जैसे देशों को बिल्कुल अपने दरबारी के रूप में वो देख रहे हैं कि आइए हमारे दरबार में हाजिरी बनाइए, हाजिरी बजाइए। तो हम जो एक नई विश्व व्यवस्था हमारे नेतृत्व में बन रही है, उस विश्व व्यवस्था में आपको हिस्सेदारी दे सकते हैं। तो ये खबर थोड़ा सा मनोरंजन भी करती है, लेकिन चिंतित भी करती है, क्योंकि हो तो रहा ही है ये, और ट्रंप चाहेंगे तो वो बोर्ड ऑफ पीस अपना बना ही देंगे। और जैसे ही खबर आई, वैसे ही तमाम बुद्धिजीवियों ने, जो समझते हैं कि जैसे उनकी बात पे भारत सरकार ध्यान देती है, उन्होंने भारत सरकार को राय देनी भी शुरू कर दी है कि भारत सरकार को ट्रंप का ये प्रस्ताव मानने से इनकार कर देना चाहिए। तो काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि अभी तक जो विश्व व्यवस्था थी, जिसके तहत हम सब लोगों की जिंदगी गुजरी, मोटे तौर पर जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी थी, वो ट्रंप ने काफी कुछ तो बर्बाद कर ही दी है। उन्होंने ऐसे कि विश्व व्यापार संगठन ट्रंप ने बर्बाद कर दिया। नाटो में ट्रंप की वजह से दरारें पड़ गई, वहां वो खात्मे की तरफ है नाटो, उसका कोई मतलब नहीं रहा। अगर ग्रीनलैंड पे ट्रंप कब्जा कर लेंगे तो नाटो का फिर क्या मतलब है? तो आप जरा इसके ऊपर बताइए कि आपको क्या लगता है, इससे क्या होगा? क्योंकि ये अगर भारत तैयार हो गया इसमें जाने के लिए, और मुझे लगता है कि मोदी जी शायद तैयार हो जाएंगे तत्परता के साथ। देखिए, बात यह है कि इसमें बड़ी विस्तृत चर्चा की जरूरत है। जो उसका प्रपोजल चिट्ठी लिख के माननीय प्रधानमंत्री को आया है, ये बात सही है आपकी कि जो जितने भी वो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स ने नगण्य कर दिया है, उसको मानता नहीं है, उनकी अवहेलना करता है, उनको दरकिनार कर दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, उनमें से तो पहले ही निकल गया था वो। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जिनके जरिए यूनाइटेड स्टेट्स अपनी वर्चस्व दुनिया में बना रखा था, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो था इन धन के मामले में इन लोगों के लिए, वो अमेरिका था। अमेरिका सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस देता था। पर हाल ही के वर्षों में जो यूनाइटेड नेशंस और अदर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे अमेरिका में जो खासकर रिपब्लिकन धड़ा है, वो काफी दिनों से इस बात को कह रहा है कि ये जो सिस्टम है, इसको रिवर्क करने की जरूरत है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी रिपब्लिकन पार्टी का नुमाइंदा कोई भी सिस्टम नया क्रिएट करना चाहेगा शख्सियत के अराउंड। दी पर्सनैलिटी ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट, उसके अराउंड तो नहीं बन सकता ना कोई इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, 20 पॉइंट प्रोग्राम जो गाजा पे दिया था उसने, और उस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रेजोल्यूशन भी है, और उसका हवाला देते हुए ये कह रहा है इस बात को। तो अभी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे निर्भर कर रहा है। लेकिन इसमें जो दो प्रमुख मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं, वो इसके साथ जुड़े नहीं थे। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है जिसकी बात, वो उसमें रूस और चीन नहीं जुड़े थे। और देखना यह है कि ये जो बोर्ड ऑफ पीस है,
ये बोर्ड ऑफ पीस किस हद तक शेप लेता है और कितनी जल्दी शेप लेता है। क्योंकि देखिए, जो उसने और मेंबर, मार्को रूबियो है उसमें, लेकिन स्टीव विटकॉफ है, फिर कुछ बिजनेसमैन लगा रखे हैं उसने। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सारी अप्रोच टुवर्ड्स एनी इंस्टीट्यूशन इज अ बिजनेसमैन्स अप्रोच। और ये जो पुराने इंस्टीट्यूशंस बने थे, ये किसी बिजनेस इंटरेस्ट के आधार पे नहीं बने थे, ये सोच के बने थे कि दुनिया में अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, और नेशन स्टेट की सॉवरेंटी को एक्सेप्ट करते हुए, सबकी इक्वालिटी को एक्सेप्ट करते हुए, चर्चा करके दुनिया को चलाने का निजाम बनाना चाहिए, दुनिया को चलाने का गवर्नेंस सिस्टम बनाना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंस्टीट्यूशन बिल्डर नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट एन इंस्टीट्यूशन बिल्डर। डोनाल्ड ट्रंप एट बेस्ट इज अ डिसरप्टर। और हर चीज में ये व्यक्ति अपना मुनाफा देखता है। आपको याद है, इसी ने कहा था कि ये जो गाजा पट्टी है इसको रिवेरिया बना देंगे और तो बड़ी सुंदर सी जगह होगी ये, और यहाँ पर हाँ, बहुत मतलब उसको जमीन पे जन्नत बनाने वाली बात कर रहा था। लास वेगास जैसा बना देंगे, लास वेगास इसको रिजॉर्ट बनाना चाहता बड़ा सा वहां पर। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप शुड नो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। और जब तक तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, लोग तुम्हारी बात सुन रहे हैं। जिस दिन तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं रहोगे, तुम्हारी बात भी लोग सुनना बंद कर देंगे। देखना यह है कि अमेरिका के भीतर जो चर्चा होगी इस प्रपोजल पे, उस चर्चा का क्या स्वरूप होगा। कितने लोग अपने आप के साथ, अपने प्रपोजल के साथ अमेरिका के भीतर जोड़ लेता है डोनाल्ड ट्रंप। रही बात हमारे प्रधानमंत्री की और हमारी कंट्री की, देखिए बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है अमेरिकन पॉलिटिक्स में। ये मान के कोई भी जो भी हम काम कर रहे हैं, हमको ये सोच के करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ कांस्टेंट इन दी अमेरिकन पॉलिटिक्स और अमेरिकन डिप्लोमेटिक आर्किटेक्चर, क्योंकि ये आदमी का साल भर का कार्यकाल हो चुका है और 3 बरस इसके पास और बचे हैं, और 1 बरस के भीतर भीतर इसको अपने आप को स्थापित करना है वहां की कांग्रेस में और वहां की सेनेट में दोबारा से। और क्या वो कर पाता है कि नहीं कर पाता? क्योंकि अगर इसकी कही हुई बात पे हम चलते हैं प्रोफेसर, तो हमको, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स थिंक द वे डोनाल्ड ट्रंप थिंक्स, कि डोनाल्ड ट्रंप एक कंपनी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कंपनी फ्लोट की है, नई कंपनी, और वो कहता है कि वी मस्ट पिक अप इक्विटी इन दैट कंपनी। तो हमको ठोक बजा के देखना पड़ेगा ना कि हमारा पैसा इसमें जो लगेगा, या हमारी जो गुडविल इसमें लगेगी, या हमारी जो एफर्ट इसमें लगेगी, या हमारा जो विजन फॉर गाजा एंड फॉर पीस इन वेस्ट एशिया लगेगा, क्या वो सार्थक होगा, क्या उसके अच्छे परिणाम होंगे? ये बहुत ही गंभीर, मैं समझता हूं, चर्चा का विषय है। और आज के दिन, अभी तो शुरुआत हुई है आज, लेकिन इसमें भारत को वो भूमिका निभानी चाहिए जो दूसरों का मार्गदर्शन करे। और यूनिपोलर वर्ल्ड तो भारत नहीं चाहता है, और ये पूरा जो स्वांग रचा है इसने, इसमें वो ही वांट्स अ यूनिपोलर वर्ल्ड जिसमें कि उसका राज हो। और ना सिर्फ अमेरिका का यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का यूनिपोलर वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये जहनी तौर पे ये आदमी बहुत बीमार आदमी है, और हम कितनी इसकी बात को हेल्दी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इस पे आज के दिन तो मैं किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसकी अवहेलना किए बिना, इस प्रपोजल को रिजेक्ट किए बिना, चर्चा के लिए समय लेना चाहिए भारत को, भारत जैसे मुल्कों को। हम लोकतंत्र हैं भाई, वो भी लोकतंत्र है। अपने मुल्क में तो बनवा ले इसको पहले, अपनी मुल्क में तो बनवा ले इसको पहले, अपनी कांग्रेस में तो बनवा ले इसको पहले। उसे चिट्ठी लिख के भेज दी हमारे प्रधानमंत्री को, और हमारे लीडरशिप को, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं करना चाहूंगा, हमारी लीडरशिप को बड़े रेस्ट्रेंट तरीके से
इस पे विचार करके और इस पे अपना मत जाहिर करना चाहिए। कि कब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये देखने वाली बात है। बिकॉज इन डिप्लोमेसी एट टाइम्स lack of clarity of thought is also clarity of thought, which means you are trying to buy time कि आप इस विषय पे और ध्यान देना चाहते हैं। और इस विषय में भारत के भीतर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। एक व्यक्ति के चिट्ठी लिखने से दूसरे व्यक्ति को चिट्ठी लिखने पर उसमें कोई भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं बन सकती है। और अगर बनेगी तो भारत भी एक तरह से विल बी delinking itself or divorcing itself from the Bretton Woods institutions of post World War II। वो बड़ा फैसला होगा। और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं यूएन की जिसके जो पैसे देती हैं हमको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और बहुत से उनके हस्तक्षेप रहता है मुल्कों के भीतर। नेशन स्टेट जो मेंबर हैं यूनाइटेड नेशंस के, वो वहां हस्तक्षेप रहता है। तो सब कुछ इसका अध्ययन कर कर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स के जरिए, फॉरेन ऑफिस के जरिए और डिफेंस के जरिए, देखिए पीस कीपिंग फोर्सेस भी तो यूनाइटेड नेशंस के तहत ही लगती है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीस कीपिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अबेंडन कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अपने बिना किसी यूएन मैंडेट के, बिना किसी मैंडेट के जगह जगह हस्तक्षेप कर रहा है। वेनेजुएला सबसे बड़ा अपमान था। ग्लोबल ऑर्डर का सबसे बड़ा अपमान वेनेजुएला था कि किसी के घर में आप घुसकर उनके राष्ट्रपति को उठाकर ले आते हैं और उसके बाद डिसाइड करना चाहते हैं कि उनकी जगह कौन राज करेगा और हमको कितना तेल मिलेगा इस एवज में। देखिए, ही इज एन इंटरनेशनल पायरेट द वे ही इज बिहेव्ड टिल नाउ। तो उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं प्रोफेसर? क्या आप उससे किसी संजीदगी की अपेक्षा कर सकते हैं क्या? मैं तो नहीं करता हूं। विनोद जी, अभी ये तो बात रही डोनाल्ड ट्रंप की, जिसमें मैं मोटे तौर पे आपसे सहमत हूं। लेकिन जहां तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात है, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से काफी लंबे अरसे से यूनाइटेड नेशंस की आलोचना कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस एक बेकार हो चुका संगठन है और इससे हमें कोई फायदा नहीं है, हमें इससे अपने हाथ। ये बहुत लोग मानते हैं, पर उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, ये सब मानते हैं। हाँ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वो बात आपकी सही है। डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को मोदी जी खुद अपने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दिए गए भाषणों में दोहराने लगे थे। आजकल नहीं दोहरा रहे हैं, लेकिन मैंने उनको जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाए थे, इससे पहले मोदी जी इस बात को दोहराने लगे थे। बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के पिछलग्गू बने दिखाई पड़ रहे थे। इसलिए एक तरह से मोदी जी एकाधिक, मेरे ख्याल से 1 या 2 बार वो ये पोजीशन ले चुके हैं कि यूनाइटेड नेशंस किसी काम की चीज नहीं रह गई है, हमको एक नई विश्व व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें भारत का एक बड़ा स्थान होगा। इस तरह की बात मोदी जी कर चुके हैं। मैंने खुद सुना है उनका भाषण, पढ़ा भी है उसके बारे में। आपने, मुझे यकीन है कि आपने भी पढ़ा होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मोदी जी इस पोजीशन पे आ चुके हैं जो डोनाल्ड ट्रंप आज जिस पोजीशन के तहत, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें लेटर लिखा है और बोर्ड ऑफ पीस बनाने का ऐलान किया है। अगर आपको याद हो कि जब शुरू में लड़ाई शुरू हुई पैलेस्टाइन में और इजराइल में, गाजा की लड़ाई जब शुरू हुई और उसमें कुछ इन्होंने खुद से यूनिलैटरली बयान दे दिया था एक, even before the foreign office could formulate a formal response to that, और उसके बाद वो बयान उनको एक तरह से वापस लेना पड़ा और आना पड़ा जो उनके फॉरेन ऑफिस ने सलाह दी उस पे। ये सब काम जोश में नहीं होते और बदकिस्मती से हमारे माननीय प्रधानमंत्री कई बार रिटोरिक में इतना बह जाते हैं और पॉपुलर पॉलिटिक्स में ब्राउनी पॉइंट्स हासिल करने में इतने उत्सुक हो जाते हैं कि बहुत सी बातें वो कह जाते हैं जो उनको आखिर में जिस मुद्दे पे विवेचना करनी चाहिए वो पहले ही विवेचना कर देते हैं। देखिए, उनका जो दफ्तर है जहां वो बैठते हैं, वहां पर तो आके फाइल रुक जाती है ना, उस पर फिर फैसला लेना होता है। फाइल बन के उनके सामने आए, फाइल पढ़ी जाए, फिर उस पे तवज्जो देकर उस पे एक
डिसीजन होता है जिसपे उनके सिग्नेचर होते हैं, जो भारत की पॉलिसी बनती है। और फिर भी कई बार कैबिनेट का अप्रूवल होता है उससे पहले। कैबिनेट हैज टू डिस्कस, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हैज टू डिस्कस, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज टू डिस्कस। देखिए, हमारा एक आर्किटेक्चर, एक स्ट्रक्चर है। अगर आप उस स्ट्रक्चर से बाहर जाकर कुछ सोच रहे हैं या कह रहे हैं, तो यू आर बीइंग नो डिफरेंट देन डोनाल्ड ट्रम्प। आप उन्हीं की तरह हो रहे हैं ना फिर। तो वो तो मैं नहीं समझता। मोदी जी के आदर्श तो वही है। मोदी, देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आदर्श मोदी जी नहीं है। मोदी जी के आदर्श डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं, मोदी जी उनके अनुयायी बन सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप तो उनके अनुयायी नहीं बनेंगे ना। देखिए, मैं समझता हूं कि वो उनके आदर्श वगैरह नहीं है, बट लाइक अ गुड गुजराती, मिस्टर मोदी इज ट्राइंग टू रन रिंग्स अराउंड डोनाल्ड ट्रंप। इस बात को आप समझिए। उनको खुश करने के लिए वो बहुत कुछ कह देंगे, लेकिन उस पर यह निष्कर्ष निकालना कि डोनाल्ड ट्रंप उनके आदर्श हैं, मैं नहीं समझता हूं कि मोदी जी का अपने अलावा कोई और आदर्श है। तो उस तरीके से he may be a leader in his mental makeup similar to that of Donald Trump, but डोनाल्ड ट्रंप उनका आदर्श नहीं है। जब डोनाल्ड ट्रंप से वो डील कर रहे हैं, तो ही इज बीइंग अ गुड गुजराती बिजनेसमैन। तो एक बार उन्होंने कहा था ना, मोदी जी ने, माननीय मोदी जी ने, कि हमारा एंटरप्राइज देखो गुजरातियों का, हम तो गंजों को भी कंगा बेच देते हैं, मतलब आपको भी बेच सकते हो कंगा। तो मुझे कई बार बेचने की कोशिश कर चुके हैं वैसे वो। ये तो आपके दोनों के बीच की बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिप्लोमेसी में बहुत से काम ऐसे करने पड़ते हैं जो, जैसे मैंने आपको कहा कि एट टाइम्स लैक ऑफ क्लैरिटी इज द क्लैरिटी इन डिप्लोमेसी। कुछ ना कहना ही कहना है डिप्लोमेसी में। और मैं समझता हूं कि ये जो मुद्दा है, इस पे मैं समझता हूं थोड़ी देर अपनी वाणी को विराम दे भारत सरकार, उनको अपनी वाणी को विराम दे हमारी लीडरशिप, और उसके बाद एक फैसला लें। और अगर कोई फैसला भी लेके कन्वे करना है इमीडिएटली, अगर उससे बड़ा दबाव आता है डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो फैसला शुड बी विद ऑल द कैविएट्स रिक्वायर्ड फॉर अस टू कम आउट ऑफ इट इन फ्यूचर। ये आज देखिए, आज खबरें छपी हैं और कोई भी, वी कांट बी थिंकिंग ऑन अ फीट टू कम टू अ कंक्लूजन ऑन दैट। हमको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, देखना है कि दुनिया की और बड़ी पावर्स इस पे क्या कह रही हैं। यूरोपियन यूनियन क्या कह रही है इस पे। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो ग्रीनलैंड के मुद्दे पर कितनी शुभ है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से आपको अंदाजा नहीं है, और हम सबको अंदाजा है। प्रदर्शन हो रहे हैं इसके खिलाफ। हाँ, ग्रीनलैंड में ट्रंप ने जो वहां कानून लाए हैं अपने यहाँ, जी हाँ, कांग्रेस में, उसके खिलाफ ग्रीनलैंड में प्रदर्शन हो रहे हैं कि हम लोग बिकाऊ नहीं है। हाँ, और दूसरा, इसमें क्या चीन बोला है अभी तक? इसमें क्या रूस बोला है अभी तक? क्या वो गिनती में नहीं है क्या हमारे इंटरनेशनल ऑर्डर में? और क्या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर बन सकता है उनको बाहर बिठाकर? तो मैं ये समझता हूं कि ग्लोबल सतह पे, ग्लोबल लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप हैज टू, इफ ही सीरियस, ही हैज टू बाउंस दिस क्वेश्चन ऑफ ऑल मेजर प्लेयर्स। P5 के साथ बात की है क्या उसने? भाई, अगर मतलब अगर नया सिस्टम बना रहा है तो परमानेंट 5 भी नहीं रहेंगे क्या? और अगर परमानेंट 5 नहीं रहेंगे तो तेरे से जुदा के अलग बना लेंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक जो आदत, जो उसके लिए मैं समझता हूं कैन बी सेल्फ डिफीटिंग फॉर डोनाल्ड ट्रंप, कि वो मुल्कों के गले गिरबान में हाथ डाल के बात करता है, और वो नेशन स्टेट की, कंट्रीज की जो सॉवरेंटी है उसको चैलेंज करता है, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, कदर नहीं करता। वो सोचता है कि ये दुनिया उसके हिसाब से चलने के लिए बनी है। ऐसा हो नहीं सकता। ये बात अलग है कि उसके पीछे यहूदी लॉबी अमेरिका में हो सकती है, क्योंकि बहुत कुछ जो कर रहा है, ही इज डूइंग इट इन टेंडम विद द इजरायलीज। बोर्ड ऑफ पीस के मामले में थोड़ा इजराइल भी असंतुष्ट लग रहा है। हाँ, इजराइल, हाँ, मैं यही कहने वाला हूं। लेकिन हमसे पूछा ही नहीं, हमसे पूछा ही नहीं, हमारे जरिए ये बात निकली नहीं। तो वो, he is also treating Israel as his
sidekick, while Israel seeks an equal partnership. तो और मैं समझता हूं कि इजराइल और इसका जो टीम्समैनशिप है उसमें भी दरार आ रही है। तो इस व्यक्ति ने, देखिए, ही इज नॉट अ यूनिफाइंग फोर्स, he is a self-magnifying force. He's a megalomaniac. He requires serious counseling. मैं सच बता रहा हूं आपको, उस व्यक्ति की जो हालत है वो, he requires serious counseling, and he has been let loose to play around with institutions, to disrupt institutions without creating new ones, or promising wonders without any adequate evidence कि he will be able to succeed those objectives. आज के दिन भारत को, हमारी सरकार को इस पे अपना ओपिनियन लेना चाहिए, बनाने की तरफ बातचीत कर शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन जाहिर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आज समय आ गया है कि भारत एक पोजीशन ले जो कि दुनिया को रास्ता दिखाए इस कठिन समय में। और भारत ऐसी पोजीशन में है कि वो ऐसे मुल्कों से भी बात कर सकता है जो मुल्क शायद आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप से बात ना करना चाहे। नहीं, वी हैव टू, हिस्ट्री हैज, यू सी, we have a promise, we have a promise to make to history.